बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे अबाउट मैनेजिंग इंटरनेशनल ऑपरेशंस। इसमें हम देखेंगे कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो अपनी स्ट्रेटजीज़ किस तरह से बनाती हैं, किन चीज़ों को देखकर, किन फैक्टर्स को देख के वो किसी लोकेशन को सेलेक्ट करती हैं, वहाँ पे प्रोडक्शन स्टार्ट करती हैं, वहाँ पे अपने असेंबली प्लांट लगाते हैं, वहाँ पे अपनी सर्विसेज करते हैं। तो इस बारे में हम पढ़ेंगे और यहाँ पे हम ये भी पढ़ेंगे कि हम क्वालिटी किस तरह से इंश्योर की जाती है, कास्ट को किस तरह से रिड्यूस किया जाता है। ये सारी चीज़ हम पढ़ेंगे। बुनियादी तौर पे ये जो हमारा टॉपिक होगा ये 2 हिस्सों में तकसीम होगा। तो हम जो है आहिस्ता आहिस्ता करके पहला एक हिस्सा आज पढ़ेंगे, फिर अगले सेशन में दूसरी वीक में दूसरा चैप्टर लाएंगे। अगर हम देखें तो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि जी प्लानिंग जो इन्वॉल्व होती है डिफरेंट टाइप्स की, वो कैसी होती है प्रोडक्शन स्ट्रेटजी के अंदर। कुछ रीजंस हम पढ़ेंगे मेक और बाई के बारे में, कि मेक करना है या बाई करना है। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं आउटसोर्सिंग और उसके अंदर इनसोर्सिंग के अंदर। इसके थोड़ा सा अभी यहाँ पे भी डिटेल से पढ़ेंगे। इश्यूज़ हम पढ़ेंगे जब हम प्रोडक्शन स्ट्रेटजीज़ देखते हैं, कौन कौन से इश्यूज़ अड़े आते हैं जिनकी वजह से आप जो होते हैं दूसरा जो है किसी दूसरे लोकेशन को सेलेक्ट करते हैं। और इसके अलावा हम लोग क्वालिटी और प्रॉफिटेबिलिटी का रिलेशन भी देखेंगे, और हम ये भी देखेंगे क्वालिटी को किस तरह से अचीव किया जाता है। यहाँ पे हम लोग लीन, काइजन और उनके बारे में पढ़ेंगे, वो भी हम लोग इसको यहाँ हमारे इस टॉपिक का हिस्सा हैं। जी स्टार्ट करते हैं प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी के बारे में। तो प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी बेसिकली हम मतलब एसेंशियल टू अचीविंग ऑब्जेक्टिव। जब भी हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव हासिल करना हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का होते हैं, तो वहाँ पे ज़रूर कोई ना कोई प्रोडक्शन हो रही होती है। तो हमने प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी को इस तरह से बनाना है, ये लाजमी है कि जी हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को हासिल कर सकें। अगर हम देखें तो हमारी जो प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी होगी, और एक ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल जो स्ट्रैटेजी होगी उसके साथ क्या करेगी, मैच करेगी। मिसाल के तौर पर अगर ओवरऑल देखी जाए लो कास्ट लीडरशिप है, तो हम अपने प्रोडक्शन की जो स्ट्रैटेजी होगी वो कुछ इस तरह से बनाएंगे कि हमारे पास कास्ट कम से कम हो। मिसाल के तौर पर हमारी कोशिश होगी हम चाइना के अंदर प्रोडक्शन स्टार्ट करें कि वहाँ पर कास्ट क्या होती है, कम होती है। अगर हम डिफ्रेंशिएशन हमारी स्ट्रैटेजी है, तो हमारी कोशिश होगी कि हमारी जो प्रोडक्शन का जो प्लांट हो, या तो जापान में लगाओ, अमेरिका में लगाओ या जर्मनी में लगाओ, कि वहाँ पे क्वालिटी ज़्यादा अच्छी आती है। और हमारी फोकस है, तो फोकस के हिसाब से हम लोग अपने एक मुल्क को सेलेक्ट करेंगे, अपने एक नीश को सेलेक्ट करेंगे, और वहाँ पे जाके हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे। अच्छा, जब हम बात करते हैं प्रोडक्शन के अंदर, तो सबसे पहले हमारा ये सवाल आता है कैपेसिटी प्लानिंग। कैपेसिटी प्लानिंग क्या होती है? तो कैपेसिटी प्लानिंग बेसिकली आप ये हैं कि जी आप कितने कैपेबल हैं, यानी आप कितनी प्रोडक्शन कर सकते हैं बमुकाबला इसके कि आपकी जी डिमांड कितनी है। मिसाल के तौर पर आप इसमें ये देखा जाता है कि आप ओवरऑल कितनी ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। पर डे के हिसाब से हम लोग निकालते हैं कि हाँ हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी फॉर एग्जांपल 200 कार्स की है, हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी 200 टन की, हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी 500 टन की है। तो ये हम अपने रिसोर्सेज को देखते हैं कि हमारे पास जो है हमारे प्रोडक्शन की कैपेसिटी कितनी है, हम कितने प्रोड्यूस कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे डिमांड्स के बारे में देखा जाता है कि तो डिमांड्स जो होती हैं आपके हो सकते हैं ज़्यादा भी हो। मिसाल के तौर पर आपकी डिमांड्स 500 कार डेली की हैं, लेकिन आप 200 प्रोड्यूस करें, तो आपका अभी गैप आ रहा है, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि जी आपका ऑलरेडी जो है 200 बना रहे हैं, लेकिन आपकी डिमांड कितनी है, 100 है, तो ये 100 का गैप आ रहा है, यानी आप सरप्लस में जा रहे हैं। तो इसी हिसाब से आप अपनी एक्टिविटीज़, अपनी जो स्ट्रैटेजीज़ होती हैं उनको देखते रहते हैं। अगर हम बात करें स्ट्रेटेजिक कैपेसिटी प्लानिंग की, तो एन अप्रोच फॉर डिटरमाइन आप ओवरऑल कैपेसिटी लेवल को देखते हैं। आप इसमें ये देखते हैं कि आपकी की कंपोनेंट्स कौन से हैं, की इनपुट्स मटेरियल कौन सा है, एनर्जी को इस्तेमाल होती है, यूटिलिटीज़ वगैरह, इन सब का हिसाब रखते हैं। फिर उसके बाद आप ये देखते हैं कि आप ओवरऑल कितनी कैपेसिटी आप लोगों की बन रही है, तो उसी हिसाब से आप अपनी स्ट्रैटेजीज़ बना रहे हैं। अब मिसाल के तौर पर हो सकता है कि आपकी डिमांड 200 कार्स की हैं, लेकिन आपका प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी आप करंटली आप देख रहे हैं तो 100 की है। तो हो सकता है आप नया प्लांट लगाना स्टार्ट कर दें, हो सकता है आप ओवर टाइम लगाना स्टार्ट कर दें, हो सकता है कुछ पार्ट्स जो हैं आप क्या करने लगे, आउटसोर्स करने लगे। तो ये सारी कैपेसिटी देखनी पड़ती है, ये सारी प्लानिंग करनी पड़ती है, ये सारी स्ट्रैटेजीज़ बनानी पड़ती हैं। देखिए मैंने शुरू में बात की थी कि जी आप ये देखते हैं अपनी मार्केट की डिमांड को देखते हैं और अपनी इंटरनल रिसोर्सेज को देखते हैं, फिर उसके बाद जाके आप अपनी पॉलिसीज़ बनाते हैं, अपने प्रो बनाते हैं। हो सकता है कि जी जैसे मैंने बताया कि आप वर्कर शिफ्ट को कर सकते हैं कि आप एक शिफ्ट के बजाय 2 शिफ्ट में चले जाए, यानी 12-12 घंटे की 2 शिफ्ट करें। हो सकता है आप 3 शिफ्टों में चले जाए कि जी 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट करने। हर एक के प्रोज एंड कॉन्स हैं, हम इसमें नहीं जाना चाहेंगे। नंबर ऑफ़ एम्प्लॉइज़ भी आप देख सकते हैं कि जी आप ये देख रहे हैं कि गर्मियों में मिसाल के तौर पर अगर हम हायर की बात करें, हम रेफ्रिजरेशन इंडस्ट्री की बात करें कि वहाँ पे डिमांड ज़्यादा होती है, तो आप क्या कर सकते हैं, डेली वेजेस पे एम्प्लॉइज़ को हायर कर सकते हैं। और जब डिमांड आपका कम हो जाए तो आप उनको कम कर लेते हैं, अपनी ओवरऑल एम्प्लॉइज़ लेवल को। लेबर लॉस को भी देखते हैं कि कितने घंटे आप उनसे काम ले सकते हैं और कितना जो है आप उनको पे करेंगे ओवर टाइम जो है। और इसी तरह फैसिलिटी कैपेसिटी को भी देखते हैं कि हमारी फैसिलिटी कैपेसिटी कितनी हो सकते हैं कि जी हम 24 घंटे भी काम करें, लेबर्स बढ़ा दें, लेकिन हमारी मशीनों की इतनी कैपेसिटी नहीं, तो हो सकता है हमें नई
मशीनें लेनी पड़ेगी। और सब कॉन्ट्रैक्टिंग ऑलरेडी हम बात कर चुके थे कि सब कॉन्ट्रैक्टिंग के अंदर इशू ये आता है कि आप चीज़ें तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन ओवरऑल आपका इमेज क्या होता है, इमेज बुरा हो जाता है कि जी अब इसकी अपनी कैपेसिटी इतनी कम है। फिर आपका जो कस्टमर होता है वो आप पे रिलाई नहीं करता, आप पे ट्रस्ट नहीं करता। सो ये चीज़ आपने देखनी होती है जब आप अपनी कैपेसिटी को प्लानिंग करते हैं, और इन्हीं चीज़ों की वजह से आप अपनी कैपेसिटी को बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अब अगर आपकी प्रोडक्शन की कैपेसिटी डिमांड ही कम है, तो आप क्या कर लेते हैं कि 2 शिफ्टों के बजाय 1 शिफ्ट चलाने लगते हैं, दूसरे शिफ्ट वालों को छुट्टी दे देते हैं, ठीक है। और इसी तरह से अगर आपको एम्प्लॉइज़ की ज़रूरत पड़ती है तो आप डेली बेसिस पे एम्प्लॉइज़ ले लेते हैं, अपनी बढ़ा देते हैं, ठीक है। और जब डिमांड कम हो जाती है तो इसी तरह से आप इन 4-5 फैक्टर्स को आगे पीछे करके अपनी कैपेसिटी को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम फैसिलिटीज़ लोकेशन डिसीजन के बारे में बात करें तो ये बुनियादी तौर पे हम देखते हैं कि अपनी कुछ चीज़ों को देखते हैं, कुछ बुनियादी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, हम उनको इंश्योर करते हैं। एक तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारी ट्रांसपोर्टेशन कास्ट कम से कम हो। मिसाल के तौर पर अगर हमारे मटेरियल के अंदर ज़्यादा हमारी चीज़ें जो हैं कराची में इस्तेमाल हो रही हैं, तो हम क्या करेंगे, हम अपनी फैक्ट्री जो है कराची में लगाना चाहेंगे कि कराची में डिमांड भी है, तो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कास्ट भी हमारी कम आएगी। बाहर से चीज़ आएगी, सी पोर्ट से उतरेगी और कराची के अंदर ही संभल होगी, कराची के अंदर इस्तेमाल होगी, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन कास्ट को हम कम करते हैं। दूसरा जो होता है, हम अपने मैन्युफैक्चरिंग कास्ट को कम करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कास्ट को कम इस तरह से कर जाते हैं, मिसाल के तौर पर हम दोबारा चाइना की एग्जांपल लेंगे। चाइना में क्या होता है, चाइना के अंदर ये वाली है कि लेबर कास्ट वहाँ पे कम है और वहाँ पे लेबर प्रोडक्टिविटी की है काफ़ी ज़्यादा है। तो इसके अंदर आप कस्टमर्स को भी देखते हैं कि आपके कस्टमर के साथ एक्सेस करीब से करीब हो। ये नहीं है कि जी आप मिसाल के तौर पर अमेरिका में बैठ के जो है पाकिस्तान के लिए चीज़ें बनाएं, तो आपके वाकई ट्रांसपोर्टेशन कास्ट काफ़ी ज़्यादा होते हैं, आपको कस्टमर तक एक्सेस काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो आप क्या करना चाहेंगे, आप ये पसंद करेंगे कि यहाँ पे कोई प्लांट वगैरह लगा ले ताकि आपको एक्सेस आसान हो जाए। वर्कर्स को भी देखते हैं कि आपके साथ वर्कर इजीली जो है पहुंच सकते हैं कि नहीं पहुंच सकते। पाकिस्तान के अंदर हम बात करें तो सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट शायद आप लोगों ने देखा हो या ना देखा हो, लाहौर के अंदर काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी दूर है लाहौर से, वहाँ पे एक्सेस काफ़ी मुश्किल हो जाती है। लेकिन क्या क्या हुआ है, लोगों ने ये स्ट्रेटजी बना ली है कि जी वहाँ पे अपनी ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें। तो आपने इन सारी चीज़ों को देखना होता है। लोकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने रॉन्ग लोकेशन सेलेक्ट कर ली तो ये हो सकता है कि जी आप अपने प्रोडक्शन की जो है फैसिलिटी जो है उससे फ़ायदा नहीं उठा सकते। मिसाल के तौर पर अगर हम ये देखें कि जी वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के एक्सेस ही नहीं, हम एक ऐसी जगह सेलेक्ट कर लेते तो ज़ाहिर है आपकी प्रोडक्शन की ओवरऑल क्या होगी, कास्ट बढ़ जाएगी, आपकी प्रोडक्शन नहीं हो पाएगी और आपका कस्टमर आपसे नाराज़ होकर बैठ जाएगा। जब भी हम कोई फैसिलिटी लोकेशन की बात करते हैं तो हमारे पास जो होते हैं, हम ये फैक्टर्स देखते हैं, हम ट्रांसपोर्टेशन देखते हैं कि अवेलेबल है नहीं अवेलेबल है। अगर हम बात करें अफगानिस्तान की बात करें, मिसाल के तौर पर अफगानिस्तान के पास सी पोर्ट नहीं है, उसकी सारी की सारी ट्रांसपोर्टेशन पाकिस्तान के थ्रू होती है, तो वहाँ पे प्रोडक्शन की कास्ट ज़्यादा है। अगर हम इसी तरह से नेपाल की बात करें तो नेपाल इज़ टोटली डिपेंडेंट अपॉन इंडिया, क्योंकि नेपाल को डायरेक्टली कोई सी पोर्ट नहीं मिलता या कोई इस तरह से डायरेक्टली बाई रोड कोई वो नहीं मिलता, तो उनको इंडिया पे डिपेंड करना पड़ रहा होता है। अगर हम लेबर की बात करें तो लेबर की अवेलेबिलिटी, कास्ट और स्किल्स को भी देखा जाता है। पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा मसला स्किल्स डेवलपमेंट का है कि पाकिस्तान में जो लेबर है सस्ती है लेकिन उसके पास स्किल नहीं है, जिसकी वजह से उसकी प्रोडक्टिविटी नहीं है। अगर हम कंपैरिजन करें पर आवर कास्ट की, तो पर आवर कास्ट अगर हम निकालें तो चाइना के मुकाबले में हमारा पर आवर कास्ट कम होगा, लेकिन मसला ये है कि हमारी लेबर उतनी प्रोडक्टिव नहीं है जितनी चाइना की। अगर हम अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा देंगे तो चाइना से हम ये सारा जो शिफ्ट है वो पाकिस्तान की तरफ आ जाएगा। लैंड मार्केट, ये सारे मुख्तलिफ तरह की चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने दी हुई हैं, तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये सारे फैक्टर जो होते हैं हम कंसीडर करते हैं जब हम लोग कोई फैसिलिटी को लोकेट करते हैं। अच्छा, अगर हम लोकेशन इकानमीज़ का एक कॉन्सेप्ट होता है, जिस तरह इकानमीज़ ऑफ स्केल, इसी तरह से लोकेशन इकानमीज़ होती है। लोकेशन इकानमीज़ ये होती है कि आप एक ऐसी लोकेशन को सेलेक्ट कर लेते हैं जिसकी वजह से आपको क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रोडक्शन कर लेते हैं और इसकी वजह से आपकी ओवरऑल कास्ट क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। आपकी वैल्यू क्रिएशन की जो एक्टिविटी हैं वो एक ऑप्टिमम लेवल पे आ जाती हैं। जब आपकी इस तरह से कोई लोकेशन सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसका आपको ये फ़ायदा होता है कि आपकी ओवरऑल जो कास्ट होती हैं वो कम हो जाती हैं, और इसी तरह से आप अपनी अगर आपने कास्ट फोकस है तो आपकी कास्ट कम हो जाएगी, लेकिन अगर आप जो है डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी को देख रहे हैं तो आपकी डिफरेंशिएशन बढ़ जाएगी। तो ये दो चीज़ आप यूजुअली आप उसमें देखते हैं। यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेंगे लोकेशन इकोनॉमिक्स के बारे में। अगर हम बोइंग को देखें तो बोइंग ने देखिए अपना जो डिज़ाइनिंग है वो जो वाशिंगटन और जापान में रखा, क्योंकि दोनों ममालिक जो है R&D के लिए काफ़ी मशहूर हैं। सीटल में जो है वहाँ पे इसकी असम्बली कर रहे हैं और इसके मुख्तलिफ़ पार्ट्स कनाडा, चाइना और इटली में और ब्रिटेन में बन रहे हैं, ताकि यहाँ इनकी प्रोडक्शन कास्ट जो होगी कम से कम होगी। और इसकी देखिए एडवर्टाइजिंग कहाँ पे हो रही है, ब्रिटेन में हो रही है, और फिल्म कनाडा में हो रहा है और एडिटेड इन न्यूयॉर्क। सो
ये इंटरनेशनली जो है एक सारी चीज़ें मैनेज हो रही हैं, इंटरनेशनली जो है सारी चीज़ें कंट्रोल हो रही हैं। तो ये तो आज का हमारा टॉपिक था कि जब हम लोकेशंस को इस्तेमाल करते हुए हम किस तरह से बेनिफिट उठा सकते हैं। थैंक यू। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।